हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़। तो अगर हमें किसी सिग्नल की एनालिसिस करना हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़। और जो कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता है। अगर हमारे पास कोई अपीरियोडिक सिग्नल है तो उसके लिए हम लोग फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हमें किसी सिग्नल की एनालिसिस करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़। और जो फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन होता है सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही होता है। और अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो जो पर्टिकुलर जो सिग्नल है उसको हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। वी विल डू एनालिसिस ऑफ अ सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इन फोरियर सीरीज़। जैसे कि हमने डिस्कस किया, फोरियर सीरीज़ के हेल्प से सिग्नल की हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। वी कैन गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर सीरीज़ ओनली फॉर द पीरियोडिक सिग्नल। जो फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन होता है सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही होता है। और हम लोग कोई भी नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल को साइनोसॉइडल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें हमें अलग अलग हार्मोनिक मिलेगी। We can convert non-sinusoidal periodic signal into sinusoidal periodic signal of different harmonic। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सिग्नल। यहाँ पर हमने सिग्नल कंसीडर किया है, बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है। ये स्क्वायर वेव में हमें जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है, बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है। मान लेते हैं जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसीडर किया टी, जो कि बराबर में 2π/ω0 के। हमने कंसीडर किया एक सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल जो कि टी टाइम पीरियड में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो वो ये वाला साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल हमने जो कंसीडर किया है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल टी टाइम पीरियड में वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं साइन ओमेगा नॉट टी। सिमिलरली हमने कंसीडर किया एक साइनोसॉइडल सिग्नल जो कि टी टाइम पीरियड में अपने दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो वो ये वाला साइनोसॉइडल सिग्नल है। यहाँ पर ये एक ऑसिलेशन और यहाँ पर ये दूसरी ऑसिलेशन। तो यहाँ पर ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल हमने जो कंसीडर किया है वो टी टाइम पीरियड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है? दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो साइनोसॉइडल सिग्नल है इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं साइन 2ω0 टी। सिमिलरली कोई एक साइनोसॉइडल सिग्नल होगा जो कि टी टाइम पीरियड में अपना 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं साइन 3ω0 टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि कर्सर हमें इंडिकेट कर रहा है, कर्सर की टिप, ये वाला जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो टी टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, इसको हमने मैथमेटिकली लिखा साइन ω0 टी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, टी टाइम पीरियड में दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हमने मैथमेटिकली लिखा साइन 2ω0 टी। सिमिलरली कोई साइनोसॉइडल सिग्नल होगा जो कि टी टाइम पीरियड में 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3ω0 टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो ω0 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? वो है 1। यहाँ पर जो ω0 का जो कोएफिशिएंट है वो है 2। यहाँ पर जो ω0 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? वो है 3। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक। ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक। और ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्क्वायर वेव में सिग्नल है ये नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो जो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है इसको हमने साइनोसॉइडल सिग्नल में कन्वर्ट किया, जिसमें हमें अलग अलग हार्मोनिक मिल रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कर्सर की टिप, ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, ये वाला सिग्नल हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। ऐसा कोई सिग्नल होगा जो कि हमें इंडिकेट करेगा थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है इसको हमने कन्वर्ट किया है बहुत सारे साइनोसॉइडल सिग्नल में जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं अलग अलग हार्मोनिक। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है, फोरियर सीरीज़ में हम लोग कोई भी नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल को हम लोग साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें अलग अलग हार्मोनिक मिलेंगी। सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट एनी पीरियोडिक सिग्नल इनटू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। हम लोग कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हार्मोनिकली रिलेटेड होगे और हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिग्नल अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल का हमें जो कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन।
x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी प्लस x3 ऑफ टी प्लस x4 ऑफ टी, अगर हमें ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे सिग्नल का, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग सिग्नल को एक के बाद अगर ऐड करते जाए तो जो कॉम्बिनेशन हमें जो मिलेगा सिग्नल का उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, अगर हम लोग रेसिस्टेंसेस को अगर हम लोग बैक टू बैक एक के बाद एक कनेक्ट करते जाए तो उस केस में वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। बैक टू बैक अगर हम लोग रेसिस्टेंसेस को कनेक्ट करते जाते हैं तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सिमिलरली एक के बाद अगर हम लोग एक सिग्नल कंसीडर करते जाए, जैसे कि x1 ऑफ टी फिर प्लस x2 ऑफ टी प्लस x3 ऑफ टी प्लस x4 ऑफ टी, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ये अल्फ़ा और ये बीटा हमें क्या इंडिकेट करता है? ये जो अल्फ़ा और जो बीटा होता है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है। अल्फ़ा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा और ये जो बीटा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी, ये जो कॉम्बिनेशन होता है सिग्नल का इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में जिसको हम लोग लिखते हैं e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट टी होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? फेस शिफ्ट इंडिकेट करता है या फिर बोल सकते हैं फेस एंगल। और ये ओमेगा नॉट हमें क्या इंडिकेट करता है? जो ओमेगा नॉट होता है वो हमें इंडिकेट करता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कंसीडर किया है e टू दी पावर j2 ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हमने कंसीडर किया है e टू दी पावर j3 ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर जो ओमेगा नॉट का जो कोएफिशिएंट है वो है 2 और यहाँ पर जो ओमेगा नॉट का जो कोएफिशिएंट है वो है 3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला 2 ओमेगा नॉट, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 ओमेगा नॉट। यहाँ पर जो ओमेगा नॉट का जो कोएफिशिएंट है वो है 2 और यहाँ पर जो ओमेगा नॉट का जो कोएफिशिएंट है वो है 3। उसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, और यहाँ पर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक। तो ये स्टेटमेंट को समझने के लिए तब तक हमने डिस्कस किया लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हमने एक सिग्नल कंसिडर किया है x ऑफ टी इज इक्वल टू a1 e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस a2 e टू दी पावर j2 ओमेगा नॉट टी प्लस a3 इंटू ई टू दी पावर j3 ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत हद तक के क्लियर है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमारा ये सेकंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर ये थर्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का हमें लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, क्योंकि जो ओमेगा नॉट है उसका कोएफिशिएंट 1 है। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, क्योंकि जो ओमेगा नॉट है उसका कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, क्योंकि जो ओमेगा नॉट उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, ये हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, ये हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हार्मोनिकली रिलेटेड है, और यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का कौन सा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है हम लोग कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड हो गए, और वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का हमें लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ में। ये कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ के पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोग ये सभी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? फोरियर सीरीज़, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ होता क्या है? ये एक ऐसा टूल होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी सिग्नल की एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी सिग्नल मतलब स्पेसिफिकली पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल की हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ अ टूल नेम एज कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़। और जो फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन होता है सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी जो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल होगा उसको हम लोग साइनोसॉइडल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें अलग अलग हार्मोनिक कॉम्पोनेंट मिलेंगे। और हमने डिस्कस किया कि कोई भी जो पीरियोडिक सिग्नल होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में, और वो जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हो गए वो हार्मोनिकली रिलेटेड हो गए, और हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। फोरियर सीरीज़ में हम लोग दो इक्वेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। एक जो इक्वेशन होता है वो होता है सिंथेसिस इक्वेशन,
और दूसरा जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस इक्वेशन। तो पूरे फोरियर सीरीज़ में ये इक्वेशन ही बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाले हैं। हमें किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे फोरियर सीरीज़ में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के इंटू ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर ये जो ए के होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ये जो ए के होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट। ए के हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट। तो अगर हमें ये सिंथेसिस इक्वेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सिंथेसिस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल का। फॉर साइनसॉइडल सिग्नल वी कैन फाइंड फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ सिंथेसिस इक्वेशन। और अगर हमें फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर हमें पता है तो जो सिग्नल है उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब जो सिग्नल का जो इक्वेशन है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंथेसिस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें, जो ए के होता है वो हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट, और जो के होता है वो हमें इंडिकेट करता है हार्मोनिक। और दूसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है एनालिसिस इक्वेशन, जिसको हम लोग लिखते हैं ए के इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी और डी टी। यहाँ पर ये माइनस साइन है, जब तक के माइनस साइन है यहाँ पर, तो ये एनालिसिस इक्वेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किसी भी सिग्नल का फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये अगर माइनस साइन अगर नहीं होती तो ये एनालिसिस इक्वेशन का हम लोग यूज़ नहीं कर पाते और हम लोग किसी भी सिग्नल का फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो एनालिसिस इक्वेशन का भी सिग्निफिकेंस देखेंगे और सिंथेसिस इक्वेशन का भी सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फोरियर सीरीज़ में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करेंगे फोरियर सीरीज़ में, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो प्रॉपर्टी को समझ जाते हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, DTFT, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये समझना आपके लिए बहुत हद तक के आसान हो जाएंगे, ये सब कॉन्सेप्ट को समझना। तो जो स्टार्टिंग में जो फोरियर सीरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना, क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी अगर बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब कर ले तो जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर उसके बाद DTFT हो गया, ये सब ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सब समझना आपके लिए, इन सब की प्रॉपर्टीज़ समझना आपके लिए बहुत हद तक के आसान हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने समेशन क्यों कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने समेशन कंसिडर किया है। इसका रीज़न ये है कि जो के होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, हार्मोनिक। और जो हार्मोनिक होती है उसको हम लोग कैसा कंसिडर करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक, फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक, 1.5 ऑर्डर हार्मोनिक हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, 2.3 ऑर्डर हार्मोनिक कंसिडर करते हैं क्या, 4.6 ऑर्डर हार्मोनिक, 6.6 ऑर्डर हार्मोनिक, 3.2 ऑर्डर हार्मोनिक कंसिडर करते हैं क्या, नहीं करते। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक करते हैं, सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, फोर्थ ऑर्डर हार्मोनिक एंड सो ऑन। इन शॉर्ट जो हार्मोनिक होती है वो इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में होती है। तो जो हार्मोनिक होती है वो इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में होती है, और ये जो के होता है वो हमें इंडिकेट करता है हार्मोनिक। तो जो के की जो वैल्यू होगी वो भी इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में होगी, जिसके वजह से यहाँ पर समेशन अपीयर कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग तो स्टैंडर्ड सिग्नल कंसिडर करेंगे, जैसे कि साइन के सिग्नल हो गए और कोसाइन के सिग्नल हो गए, और दोनों के लिए हम लोग फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट MCQ में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कोसाइन का सिग्नल, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर हमने कौन सा सिग्नल कंसिडर किया है, कोसाइन का सिग्नल। तो जो कोसाइन का जो सिग्नल है कॉस ओमेगा नॉट टी, इसको हम लोग फोरियर सीरीज़ में एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कोसाइन का सिग्नल जब भी आपको मिलेगा तो एक प्लस साइन होगी और आपको एक 2 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा। साइन का सिग्नल होगा तो आपको माइनस साइन मिलेगी और डिनोमिनेटर में आपको 2j मिलेगा। तो कॉस ओमेगा नॉट टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस e टू दी पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में 2। आप इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो, हाफ e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ e टू दी पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी। अभी हमने जो दोनों जो ऑब्टेन किया, ये वाला टर्म हाफ e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी, हाफ e टू दी पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, सिंथेसिस इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया सिंथेसिस इक्वेशन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के हमें क्या इंडिकेट करता है, फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट। ये फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो ए के, बी के, सी के, ये हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट। ये तो ये जो टर्म है वो होता है फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट e टू दी पावर j के ओमेगा नॉट टी।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो टर्म है ए के ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी, इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें हाफ इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, तो जो के की हमें जो वैल्यू जो मिलेंगी वो मिलेंगी 1। के की वैल्यू हमें 1 मिलेंगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इसको अगर हम लोग ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी इसको और इसको ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी कंपेयर करें तो के की वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, 1 मिलेंगी। और यहाँ पर ये जो ए के होगा वो आपको इंडिकेट करेगा ये हाफ, तो के की वैल्यू 1 है, तो ये जो के की जो वैल्यू है 1 उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा A1 जिसकी जो वैल्यू होगी वो हाफ के बराबर में होगी। तो A1 जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है ये किसके बराबर में, हाफ के। सिमिलरली आप इसको अगर इसके साथ कंपेयर करो तो जो के की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन अपेयर कर रही है, तो के की वैल्यू -1 है। और यहाँ पर ये एक एक किसको इंडिकेट करता है, ये हाफ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये के की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, -1, तो A-1 ये जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है हाफ। अगर आपको कंपैरिजन नहीं करना, आपको सिंथेसिस इक्वेशन अगर नहीं कंसिडर करना और कंपेयर नहीं करना है तो भी चलेगा, इसको देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर के की वैल्यू 1 है और यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो -1 है, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पर के की वैल्यू 1 है और यहाँ पर जो के की जो वैल्यू है वो है -1, तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 है और यहाँ पर के की वैल्यू -1 है। तो अगर हम लोग देखें और यहाँ पर जो के की जो वैल्यू 1 थी, जब हम लोग ये वाले टर्म को इससे कंपेयर कर रहे थे तो जो ए के था वो किसके बराबर में था, हाफ के, और के की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पर ये जो के इसके जगह हमने पुट कर दिया था 1, तो हमें A1 मिला था हाफ। और सिमिलरली इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया तो के की वैल्यू मिली -1, के की वैल्यू -1 मिली, तो के जगह हमने -1 पुट किया, तो A-1 हमें कितना मिला, हमें मिला हाफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें A1 और ये A-1 ये है क्या, ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है। तो जो कोसाइन के जो सिग्नल होते हैं, कोसाइन के सिग्नल के लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होते हैं A1 A-1 उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, और जो A-1 होता है उसकी भी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है हाफ। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो 1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है के की वैल्यू, और यहाँ पर ये जो -1 है वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है के की वैल्यू। तो अगर हमें कोसाइन का सिग्नल दिया है, फॉर कोसाइन सिग्नल जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है वो होता है A1 और A-1, और दोनों की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, होती है हाफ। यहाँ से हम लोग ए के प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम। तो अगर हम लोग ए के प्लॉट अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है के की वैल्यू। अब ये के की वैल्यू क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर A1 और यहाँ पर A-1, तो जो के की जो वैल्यू है वो है 1 और यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो है -1। तो हमें के की दो वैल्यू कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है और -1 कंसिडर करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें A1 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ये किसके बराबर में, हाफ के, A-1 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ये भी बराबर में हाफ के, तो -1 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ, +1 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो भी होगी हाफ। तो यहाँ पर हमने जो स्पेक्ट्रम जो ड्रॉ किया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग ए के प्लॉट भी बोल सकते हैं। हम लोग सिग्नल की एनालिसिस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो जब हम लोग सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंसिडर करते हैं तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल कंसिडर करें, यहाँ पर ये साइन का सिग्नल है और ये जो साइन का जो सिग्नल है इसके लिए हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, x ऑफ t इज इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी। ये जो साइन का जो सिग्नल है इसके लिए हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। साइन ओमेगा नॉट टी इसको हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस e टू दी पावर -j ओमेगा नॉट टी और डिनोमिनेटर में 2j। इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/2j e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस 1/2j e टू दी पावर -j ओमेगा नॉट टी। सिमिलरली इसको अगर हम लोग ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें सिंथेसिस इक्वेशन के साथ, x ऑफ t इज इक्वल टू समेशन q इज इक्वल टू -∞ टू +∞ a k इंटू e टू दी पावर j के ओमेगा नॉट टी। तो अगर हम लोग इसको ये पूरे को अगर हम लोग कंपेयर करें सिंथेसिस इक्वेशन के साथ तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 है और यहाँ पर जो k की जो वैल्यू है वो है -1। तो पहला ये वाला टर्म कंसिडर कर लेते हैं, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -1, आई मीन k की जो वैल्यू है वो है 1 e टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी। तो जो k की जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर ये जो a के होता है वो हमें इंडिकेट करता है जो e का जो कोएफिशिएंट होता है वो। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें जो a के वो हमें क्या इंडिकेट करता है, e का कोएफिशिएंट है हाफ, और यहाँ पर भी जो e का जो कोएफिशिएंट है वो है हाफ। सिमिलरली जो a के होगा वो हमें क्या इंडिकेट करेगा, e का कोएफिशिएंट, तो e के आगे वाला जो टर्म है वो है 1/2j। तो जो a के होगा वो बराबर में होगा 1/2j के, और जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर k की वैल्यू 1 है तो a1 यहाँ पर k की जगह पुट कर देंगे 1 तो हमें मिल जाएगा a1 जो कि बराबर में होगा 1/2j के।
यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, के की जो वैल्यू है वो है -1, तो यहाँ पर ये जो ए के होगा वो हमें इंडिकेट करेगा -1/2j और के की जगह -1, तो हमें मिल जाएगा a-1 इज इक्वल टू -1/2j। तो जो साइन के जो सिग्नल होते हैं उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है a1 a-1, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2j और -1/2j। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर साइन सिग्नल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, साइन के सिग्नल के लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है a1 वो बराबर में होता है 1/2j के, और जो a-1 होता है वो बराबर में होता है -1/2j के। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग ए के प्लॉट ड्रॉ करें तो जो ए के प्लॉट होगा या फिर बोल सकते हैं जो फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर a1 a-1, तो के की वैल्यू है 1 और यहाँ पर के की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर ये x एक्सिस, यहाँ पर ये y एक्सिस, तो यहाँ पर ये के की वैल्यू +1 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया के की वैल्यू -1। तो a1 यहाँ पर ये जो a1 जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो बराबर में 1/2j के, तो k इज इक्वल टू +1 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा और जो इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2j। a-1 इसका मतलब k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी -1/2j। k इज इक्वल टू -1 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है और जो इम्पल्स की जो वैल्यू है वो है -1/2j। तो यहाँ पर ये हमने जो स्पेक्ट्रम जो ड्रॉ किया है वो साइन के सिग्नल के लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें, सबसे पहला मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये कोसाइन के सिग्नल के लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है a1 उसकी वैल्यू होती है हाफ, a-1 इसकी भी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो साइन का जो सिग्नल होता है उसके लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है a1 उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2j, a-1 इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2j। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कंक्लूजन, अगर हम लोग ऑब्टेन करें तो कंक्लूजन ये रहेगा, जितने भी जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है ऑल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन इम्पल्स, जितने भी जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होंगे वो इम्पल्सेस के फॉर्म में होंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a1, ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a-1, ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a1 के लिए हमें एक इम्पल्स मिलेगा k इज इक्वल टू 1 पर, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a-1 इसके लिए हमें एक इम्पल्स मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी हाफ, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। सिमिलरली a1 इसके लिए हमें ये a1 जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है इसके लिए हमें एक इम्पल्स मिलेगा जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2j। तो यहाँ पर ये a1 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के लिए हमें इम्पल्स मिला जिसकी वैल्यू है 1/2j, और यहाँ पर a-1 ये जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है इसके लिए भी हमें एक इम्पल्स मिला जिसकी जो वैल्यू है वो है -1/2j। तो जितने भी जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जितने भी जो टॉपिक है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर आप फोरियर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरीके से समझ लेते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो आगे के आने वाले जो कॉन्सेप्ट होंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जितने भी जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट होंगे उसको हम लोग किससे शो कर सकते हैं, इम्पल्सेस से शो कर सकते हैं। ऑल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, जितने भी जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होंगे वो इम्पल्सेस के फॉर्म में होंगे। सिमिलरली दूसरा कंक्लूजन अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो स्पेसिंग होगी दो इम्पल्सेस के बीच की वो कितनी होगी, ω0। स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस विल बी ω0। तो अभी इम्पल्सेस के बीच की स्पेसिंग ω0 क्यों होगी, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कंसिडर किया था, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हमें क्या इंडिकेट करती है, n/t/s, मगर हम लोग क्या एज्यूम करते हुए चलते हैं, n की वैल्यू, x एक्सिस पर सिर्फ हम लोग n लिखते हैं, n शो करते हुए चलते हैं, मगर जो x एक्सिस होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, n/t/s, मगर हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं n। सिमिलरली यहाँ पर भी जो x एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है k⍵0, मगर हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं k, तो k की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1 × ω0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला हमने k इज इक्वल टू +1 पर एक इम्पल्स कंसिडर किया, k इज इक्वल टू +2 पर हमने एक इम्पल्स कंसिडर किया, k इज इक्वल टू +3 पर हमने एक इम्पल्स कंसिडर किया। k की वैल्यू 1 है तो हमें मिल जाएगा 1 × ω0 जो कि होगा ω0। यहाँ पर k की वैल्यू +2 है तो यहाँ पर ये k की जगह +2 होगा तो हमें मिल जाएगा 2 × ω0। यहाँ पर k की वैल्यू +3 है तो यहाँ पर ये k की जगह 3 हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3 × ω0। तो यहाँ पर अगर हम लोग दो इम्पल्सेस के बीच की अगर हम लोग स्पेसिंग देखें, मान लेते k इज इक्वल टू +3 पर जो इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है और k इज इक्वल टू +2 पर जो इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों के बीच की हमें स्पेसिंग फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, जो 3ω0 है उसमें से हम लोग 2ω0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग 3ω0 में से 2ω0 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ω0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग ये देखेंगे कि जब टाइम पीरियड हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है और जो इम्पल्सेस होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा इसको हम लोग कंसिडर कर रहे होंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में, कि जो इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो ओमेगा नॉट होती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली k इज इक्वल टू +1 k इज इक्वल टू +2 पर जो इम्पल्सेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके बीच की हमें स्पेसिंग फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो 2 ओमेगा नॉट होगा उसमें से हम लोग ओमेगा नॉट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 ओमेगा नॉट में से अगर हम लोग ओमेगा नॉट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओमेगा नॉट। तो यही रीज़न की वजह से जो स्पेसिंग होती है दो कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस के बीच की, द स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस विल बी ओमेगा नॉट। तो कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोरियर सीरीज़ में किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको सिग्नल के लिए इक्वेशन दिया होगा, कुछ इस तरीके से आपको सिग्नल के लिए इक्वेशन दिया होगा x ऑफ t इज इक्वल टू 4 + 2 cos एंड सो ऑन, और आपको फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने बोल दिया जाएगा, जैसे कि a1 हो गया, a-1 हो गया, या फिर आपको फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट दिया होगा a1, a-1, b1, b-1। आपको क्या करना होगा, आपको सिग्नल के लिए कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड फेस स्पेक्ट्रम ऑफ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। यहाँ पर हमें एक सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ t इज इक्वल टू 4 + 2 cos 2π/3 इंटू टी प्लस 4 sin 5π/3 इंटू टी। ये हमें सिग्नल दिया हुआ है और ये जो सिग्नल है इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और फेस स्पेक्ट्रम भी बनाना और हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट भी ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डीसी टर्म। यहाँ पर सबसे पहला हमें क्या करना होगा, सबसे पहला हमें ओवरऑल सिग्नल की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं जो ओवरऑल जो सिग्नल है इसकी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि जब तक कि हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी तब तक कि हम लोग हार्मोनिक को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ओवरऑल जो सिग्नल है इसकी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं t1, और ये वाला जो सिग्नल है उसको हम लोग उसका जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं t2। तो ये वाले सिग्नल का टाइम पीरियड t1, ये वाला जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है t2, और यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है ये वाला जो टर्म है वो है डीसी टर्म, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ω01। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया ω01, जो कि किसके बराबर में होगी 2π/3। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने कंसिडर किया ω02, जो कि बराबर में होगी 5π/3। तो अगर हम लोग टाइम पीरियड कंसिडर करें तो हमें पता है t1 टाइम पीरियड, इसके लिए टाइम पीरियड अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो जो t1 टाइम पीरियड होगा वो बराबर में होगा 2π/ω01। ω01 कितना है 2π/3, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2π/3। यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो जो t1 टाइम पीरियड होगा वो 3 के बराबर में होगा। कैसे, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर में चले जाएगा, हमें मिल जाएगा 6/2, 2 3s are 6, तो t1 जो टाइम पीरियड होगा बराबर में होगा 3 के। सिमिलरली अगर हम लोग ये t2 टाइम पीरियड को इवेल्युएट करें तो ये बराबर में होगा 2π/ω02। ω02 की वैल्यू कितनी है 5π/3, तो यहाँ पर हमने 5π/3 कंसिडर किया। 3 को न्यूमरेटर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा 6, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो t2 टाइम पीरियड होगा बराबर में होगा 6/π के। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो LCM होगा ये t1 टाइम पीरियड का और t2 टाइम पीरियड का। तो LCM ऑफ t1 टाइम पीरियड जिसको हमने कंसिडर किया 3, t2 टाइम पीरियड जो कि है 6/5। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लिया है 1। तो जो न्यूमरेटर होगा उसको हम लोग LCM ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग HCF ले लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टाइम पीरियड जो ओवरऑल जो टाइम पीरियड जो मिलेगा वो मिलेगा 6/1, जो कि अल्टीमेटली होगा 6 सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो सिग्नल का, ये तीनों सिग्नल का, यहाँ पर ये नहीं, ये तो डीसी टर्म है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल डीसी टर्म है, फ्रीक्वेंसी 0 है, टाइम पीरियड नहीं है। हमें पता है डीसी सिग्नल में कोई टाइम पीरियड वगैरह कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सिग्नल का जो टाइम पीरियड, ये सिग्नल का टाइम पीरियड, ओवरऑल सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो हमें मिल गया 6 सेकेंड। ओवरऑल सिग्नल की अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी कंसिडर करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हमें मिल जाएगा ω0 इज इक्वल टू 2π/t। टी के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा π/3। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो सिग्नल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ओवरऑल सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ω0 वो बराबर में π/3 के। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी मिली, ये ओवरऑल सिग्नल की हमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो मिली ω0 वो बराबर में π/3 है।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये दोनों सिग्नल को अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर लिखा 2 cos 2π/3 इंटू टी, और ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर लिखा 4 sin 5π/3 इंटू टी। यहाँ पर ये π/3 ये है क्या, ओमेगा नॉट। यहाँ पर ये π/3 ये है क्या, ये है ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर जो ओमेगा नॉट का जो कोएफिशिएंट है, ये वाले केस में जो ओमेगा नॉट के जो आगे जो टर्म है वो है 2, और ये वाले केस में ओमेगा नॉट के आगे जो टर्म है वो है 5। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, और यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, और ये वाला जो सिग्नल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक। तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 4 + 2 cos 2π/3 इंटू टी प्लस 4 sin 5π/3 इंटू टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्या होगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ये एज इट इज़ होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डी सी टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, डी सी टर्म के साथ हम लोग एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर सकते। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो 4 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हमने कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमने जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कंसिडर किया e⁻j 0π/3 इंटू टी, मतलब ये जो कंपोनेंट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है पूरी तरीके से 0 है। यहाँ पर ये जो +2 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया cos 2π/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2π/3 इंटू टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसाइन का टर्म है तो हमें क्या मिलेगा, प्लस साइन और डिनोमिनेटर में 2, तो हमें मिल जाएगा e⁻j 2 इंटू π/3 इंटू टी प्लस e⁻j 2 इंटू π/3 इंटू टी, और डिनोमिनेटर में हम लोग कंसिडर कर लेंगे 2। सिमिलरली जो +4 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया साइन 5π/3 इंटू टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻j 5 इंटू π/3 इंटू टी माइनस साइन e⁻ -j 5 इंटू π/3 इंटू टी, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2j। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/j। तो ये जो टर्म है उसको हमने एज इट इज़ लिखा है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला फाइंड आउट करें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा ही करना होगा, जो सिग्नल होगा उसे हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना होगा, ये वाले सिग्नल को भी हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर ये जो टर्म है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा हमने यहाँ पर लिखा e⁻j 2 इंटू π/3 इंटू टी प्लस e⁻ -j 2 इंटू π/3 इंटू टी, प्लस साइन जैसे कि हमने डिस्कस किया 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमें क्या मिल जाएगा 2j। तो यहाँ पर ये हमने एक बार 2j कंसिडर किया, e⁻, ये जो टर्म है वो हमें लिखना है e⁻j 5 इंटू π/3 इंटू टी, फिर उसके बाद ये प्लस माइनस हमें मिल जाएगा माइनस, फिर से हमें क्या कंसिडर करना है 2/j, तो 2/j हमने कंसिडर किया, और ये वाले टर्म को हम लोग लिख रहे हैं तो लिखेंगे e⁻ -j 5 इंटू π/3 इंटू टी। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो ऑर्डर हार्मोनिक, और ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। यहाँ पर जो ओमेगा नॉट है वो बराबर में π/3 के, तो ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। ये वाला टर्म हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक। ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक। और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो ऑर्डर हार्मोनिक। और जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ई का कोएफिशिएंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ई के आगे वाला टर्म हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो ऑर्डर हार्मोनिक, तो इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा A0, और वो A0 की वैल्यू कितनी होगी, ई का कोएफिशिएंट 4, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, तो इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होगा, A2, और A2 की वैल्यू कितनी होगी 1, ई के आगे टर्म है 1। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, तो इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आएगा A-2, उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी 1। ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक,
और इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होगा, ए फाई, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/j। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक, तो इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट रहेगा a-5 जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -2/j। a-5 जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -2/j। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो j प्लस डिनोमिनेटर में j, इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में भेज दें, तो ये प्लस j को अगर हम लोग न्यूमरेटर में भेज दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -j। तो जो a5 जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी -2j के। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो एग्जिस्ट कर रहा है j, उसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में भेज दें तो हमें मिल जाएगा -j। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a-5 ये जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी +2j। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेस स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें k की कौन कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, k = 0, k = 2, k = -2, k = 5 और k = -5, राइट। यहाँ पर ये a0, a2, a-2 ये हमें क्या इंडिकेट करता है, जो a का जो बेस होता है वो हमें इंडिकेट करता है k की वैल्यू। यहाँ पर k की वैल्यू 0 है, यहाँ पर k की वैल्यू है 2, यहाँ पर k की वैल्यू -2, यहाँ पर k की वैल्यू 5, यहाँ पर k की वैल्यू -5। यहाँ पर हमने कंसीडर किया y एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया x एक्सिस, जो कि हमें इंडिकेट करेंगी k की वैल्यू। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, k ω0 एक्चुअल में ये x एक्सिस हमें इंडिकेट करती है, मगर हम लोग कंसीडर करते हुए चलते k। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0, यहाँ पर k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4, k की वैल्यू 5। यहाँ पर हमें जो गिवन जो k की वैल्यू है वही हमें कंसीडर करना है, अननेसेसरी नहीं करे तो भी चलेगा। k की वैल्यू -1, k की वैल्यू -2, k की वैल्यू -3, -4, k की वैल्यू -5। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें a0, यहाँ पर ये जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है a0, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4। तो k = 0 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा और जो इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 4। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें a2 = 1, इसका मतलब k = 2 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 1। तो k = 2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है 1। k = -2 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू कितनी होगी, 1। तो k = -2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है 1। k = 5 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी -2/j। k = 5 पर हमें इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है -2j। आई मीन k = 5 पर हमें इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी -2j, और k = -5 पर हमें इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी +2j। तो k = 5 पर इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है -2j। k = -5 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है और जो इम्पल्स की जो वैल्यू है वो है +2j। तो यहाँ पर हमने जो स्पेक्ट्रम जो ड्रॉ किया इसको हम लोग बोलते हैं फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम, या फिर बोल सकते हैं ए के प्लॉट। मगर अभी हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेस स्पेक्ट्रम। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेस स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू और जो फेस एंगल की जो वैल्यू होगी, किसके मैग्नीट्यूड, AK की मैग्नीट्यूड, जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेस एंगल हमें कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट था उसको हमने कंसीडर किया AK, और यहाँ पर सारे हमने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट एज्यूम किया, a0, a2, a-2, a5, a-5। सभी की वैल्यूज़ हमें कंसीडर करना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, a0 वैल्यू है 4, a2 वैल्यू है 1, a-2 वैल्यू है 1, a5 वैल्यू है -2j, a-5 वैल्यू है +2j। तो हमें मिल जाएगा 4, 1, 1, -2j और +2j। अभी हमें कंसीडर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ AK। तो AK का जो मैग्नीट्यूड होता है, AK का जो मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड में हमें पता है बेसिकली हम लोग प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं करते। तो जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिलेगा 4, 1, 1 और यहाँ पर भी 2 और नीचे भी 2। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सिमिलरली फेस एंगल अगर हम लोग कंसीडर करें AK का, तो AK का जो फेस एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पर हमें जो फेस एंगल मिल रहा है J, तो मान लेते हैं यहाँ पर फेस एंगल है -90 डिग्री, यहाँ पर जो फेस एंगल है वो है +90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड की वैल्यू कंसीडर करेंगे। फेस स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए हम लोग फेस ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे फेस एंगल की। तो यहाँ पर हमने AK का फेस एंगल कंसीडर किया, यहाँ पर हमने AK का मैग्नीट्यूड कंसीडर किया। तो सबसे पहला ड्रॉ करते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा ड्रॉ करेंगे, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो K की जो वैल्यू है उसे हमें कंसीडर करना है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमें ड्रॉ करना है।
तो के की वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वाई एक्सिस और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स एक्सिस। तो जो के की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है, के इज इक्वल टू 0, K2, के इज इक्वल टू -2, के इज इक्वल टू 5 और के इज इक्वल टू -5। तो हमें इतनी वैल्यू कंसिडर करना है जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया के इज इक्वल टू +2, -2, +5 और -5। हमें अननेसेसरी वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। के की नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो के इज इक्वल टू 0 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें A0, यहाँ पर हम लोग क्या ड्रॉ करें, मैग्नीट्यूड प्लॉट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। तो के इज इक्वल टू 0 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू कितनी होगी 4। तो के इज इक्वल टू 0 पर हमें एक इम्पल्स मिला, वैल्यू कितनी है 4। के इज इक्वल टू 2 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू कितनी होगी 1। के इज इक्वल टू 2 पर हमें एक इम्पल्स मिला, वैल्यू है 1। के इज इक्वल टू -2 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू कितनी होगी 1। तो के इज इक्वल टू -2 पर इम्पल्स मिला, वैल्यू है 1। के इज इक्वल टू 5 पर इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 2। के इज इक्वल टू -5 पर इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 2। के इज इक्वल टू -5 पर इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है 2। के इज इक्वल टू +5 पर हमें इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमने जो ड्रॉ किया है ये है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में क्या खासियत रहती है, ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिवर्सल ले लें, अब ये फ्रीक्वेंसी रिवर्सल क्या चीज़ है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सिग्नल की एनालिसिस कौन से डोमेन में कर रहे हैं, टाइम डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग सिग्नल की एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो टाइम रिवर्सल होता है टाइम डोमेन में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रिवर्सल बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इन शॉर्ट जो टाइम रिवर्सल होता है उसको ही हम लोग फ्रीक्वेंसी रिवर्सल बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अगर हम लोग ये जो सिग्नल है इस पर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिवर्सल अगर हम लोग अप्लाई करें तो जो फ्रीक्वेंसी रिवर्सल होगा किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम पर। हैंस ये जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है वो इवन फंक्शन होता है किसका, AK का। सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है वो इवन स्पेक्ट्रम होता है किसका, AK का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है वो इवन स्पेक्ट्रम होता है AK का। अगर हम लोग ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम पर अगर हम लोग रिवर्सल ले लें तो जो रिवर्सल होता है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी रिवर्सल ऑफ दिस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिवर्सल। फ्रीक्वेंसी रिवर्सल का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हैंस ये जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन स्पेक्ट्रम ऑफ AK। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं फेस स्पेक्ट्रम ऑफ AK के बारे में। तो ये जो हमने जो स्पेक्ट्रम जो ड्रॉ किया है इसको हम लोग बोलते हैं फेस स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हमने AK की फेस एंगल की वैल्यू कंसिडर करी है। यहाँ पर K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू +2, K इज इक्वल टू -2, K इज इक्वल टू -5, K इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें K इज इक्वल टू 0 पर, K कर्सर की टिप K इज इक्वल टू 0 पर फेस एंगल 0 डिग्री है, K इज इक्वल टू 2 पर फेस एंगल 0 डिग्री है, K इज इक्वल टू -2 पर फेस एंगल 0 डिग्री है, K इज इक्वल टू 5 पर जो फेस एंगल है वो है -90 डिग्री, K इज इक्वल टू -5 पर फेस एंगल है +90 डिग्री। तो अगर हम लोग देखें K इज इक्वल टू +5 पर जो फेस एंगल है वो है -90 डिग्री, K इज इक्वल टू +5 पर फेस एंगल -90 डिग्री। तो K इज इक्वल टू +5 पर जो फेस एंगल है वो है -90 डिग्री और K इज इक्वल टू -5 पर जो फेस एंगल है वो है +90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया ये है फेस स्पेक्ट्रम। अगर ये फेस स्पेक्ट्रम पर अगर हम लोग रिवर्सल ले तो क्या होगा, तो फेस स्पेक्ट्रम पर अगर हम लोग रिवर्सल ले तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव हो जाएंगी। मतलब ये जो इम्पल्स है नीचे आ जाएगा और ये जो नीचे वाला जो इम्पल्स है ऊपर चले जाएगा। तो इन शॉर्ट जो फेस स्पेक्ट्रम होता है वो ऑड फंक्शन होता है किसका, AK का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेस स्पेक्ट्रम होता है फेस स्पेक्ट्रम इज़ एन ऑड फंक्शन ऑफ AK। जो फेस स्पेक्ट्रम होता है वो ऑड फंक्शन होता है AK का। अगर हम लोग फेस स्पेक्ट्रम पर रिवर्सल अप्लाई करें तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट डाउन कर लिया करो क्योंकि आपको ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है इवन फंक्शन होता है AK का और जो फेस स्पेक्ट्रम होता है वो ऑड फंक्शन होता है AK का। सिमिलरली यहाँ पर हमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंसिडर किया है। यहाँ पर हमें सिग्नल दिया हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। x ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 2 कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस π/4। और यहाँ पर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी गई है ओमेगा नॉट। यहाँ पर हमें सिग्नल दिया हुआ है और ये जो सिग्नल है इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सिग्नल के लिए हमें फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हमें ऑलरेडी दी गई है।
तो हार्मोनिक्स कंसिडर करने में हमें आसानी हो जाएंगी। इन शॉर्ट हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने किया था। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें cos 2 ओमेगा नॉट टी प्लस पाई अपॉन 4, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं cos a प्लस बी से। हमें पता है cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं cos a प्लस बी से, तो हमें मिलेगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग एक्सपांड करके लिखें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस साइन ओमेगा नॉट टी। साइन ओमेगा नॉट टी को हमने एज इट इज़ कंसिडर किया, ये जो प्लस साइन है उसको भी हमने एज इट इज़ कंसिडर किया। 2 कॉस ओमेगा नॉट टी उसको भी हमने एज इट इज़ कंसिडर किया, प्लस साइन यहाँ पर ये cos 2 ओमेगा नॉट टी, तो cos 2 ओमेगा नॉट टी हमने कंसिडर किया। फिर उसके बाद cos पाई अपॉन 4, जैसे कि हमने डिस्कस किया था cos a प्लस बी cos a cos b। cos 2 ओमेगा नॉट टी, यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है a, और ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है b। तो cos 2 ओमेगा नॉट टी हमें मिल जाएगा cos a, तो cos 2 ओमेगा नॉट टी। सिमिलरली cos b, तो cos पाई अपॉन 4, और cos पाई अपॉन 4 ये बराबर में होता है 1 अंडर रूट टी, आई मीन 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली साइन a साइन b, साइन 2 ओमेगा नॉट टी, तो साइन 2 ओमेगा नॉट टी। साइन पाई अपॉन 4, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया साइन पाई अपॉन 4 जो कि बराबर में होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हमने 1 अपॉन अंडर रूट 2 लिख दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 होगा वो एज इट इज़ प्लस साइन एज इट इज़। साइन वाला टर्म है, हमें पता है साइन वाला टर्म आएगा तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस साइन और 2j। साइन ओमेगा नॉट टी को हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक करके 1 अपॉन टी जे, 1 अपॉन 2j ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस 1 अपॉन 2j ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। फिर उसके बाद ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये जो 2 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। कॉस ओमेगा नॉट टी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी। फिर उसके बाद ये जो प्लस 2 है उसको हमने फिर से यहाँ पर कंसिडर किया, फिर से हम लोग कॉस ओमेगा नॉट टी को लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे हाफ, और जो ई का जो पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन ये जो 1 अपॉन रूट 2 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ई टू दी पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन 1 अपॉन रूट 2 उसको हमने फिर से यहाँ पर कंसिडर किया। cos 2 ओमेगा नॉट टी को हम लोग 1 सेकेंड लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2, पावर नेगेटिव हो जाएगा ई का, तो ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी, जो कि हमें ये वाला टर्म इंडिकेट कर रहा है, ये वाला टर्म इंडिकेट कर रहा है ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी। सिमिलरली ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये साइन 2 ओमेगा नॉट टी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2j ई टू दी पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी। प्लस साइन 1 अपॉन अंडर रूट 2 उसको हमने फिर से यहाँ पर लिखा। साइन 2 ओमेगा नॉट टी को हम लोग दूसरी बार लिख रहे हैं तो जो ई का जो पावर होगा वो नेगेटिव रहेगा, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2j ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया ई के आगे वाला जो टर्म होता है वो हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट की वैल्यू। यहाँ पर भी जो ई की जो आगे का जो टर्म है वो है -1 अपॉन 2j, तो जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो है -1 अपॉन 2j, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत हद तक के क्लियर है, यहाँ पर के की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी जो के की जो वैल्यू है वो है 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर के की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी के की वैल्यू 1 है, और ये दोनों जो टर्म हो गए दोनों टर्म को हम लोग साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे, और जो ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी और यहाँ पर भी जो ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, मतलब उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो जो 2 होगा वो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो प्लस साइन है उसको भी हमने एज इट इज़ कंसीडर किया ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, तो उसको हमने यहाँ पर कॉमन आउट कर लिया। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 2j, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा ई का कोएफिशिएंट 1, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2j प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है प्लस साइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर के की जो वैल्यू है जो हार्मोनिक है वो है -1, और यहाँ पर भी जो के की जो वैल्यू है हार्मोनिक वो है -1। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें माइनस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक इंडिकेट कर रहा है, ये भी हमें माइनस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक इंडिकेट कर रहा है। तो ये दोनों टर्म को हम लोग साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पर भी ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी ये बाहर आ जाएगा। तो ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी, यहाँ पर ई का जो कोएफिशिएंट है 1 अपॉन 2j, यहाँ पर ई का कोएफिशिएंट है 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर ई का जो कोएफिशिएंट है वो है -1 अपॉन 2j, और यहाँ पर जो ई का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा -1 अपॉन 2j प्लस 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये वाले टर्म को कंसिडर करें 1/√2 1/2 e टू दी पावर j टू ओमेगा नॉट टी माइनस 1/√2 इंटू 1/2 j e टू दी पावर j टू ओमेगा नॉट टी, ये दोनों टर्म को अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये दोनों में ये दोनों जो टर्म है वो हम इंडिकेट कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, तो ये दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली कंसिडर करेंगे e टू दी पावर j टू ओमेगा नॉट टी, e टू दी पावर j टू ओमेगा नॉट टी, उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। तो हमने कॉमन सॉरी फॉर दैट, e टू दी पावर j टू ओमेगा नॉट टी हमने कॉमन आउट कर लिया 1/2√2, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 1/j2√2, तो हमें मिल जाएगा 1/2√2 माइनस 1/j2√2। फिर यहाँ पर ये प्लस साइन, ये वाले टर्म को कंसिडर करेंगे और ये वाले टर्म को कंसिडर करेंगे। ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, यहाँ पर भी ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, तो ये दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली कंसिडर करेंगे e टू दी पावर माइनस j टू ओमेगा नॉट टी, e टू दी पावर माइनस j टू ओमेगा नॉट टी कॉमन आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस j टू ओमेगा नॉट टी, ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1/2√2 प्लस 1/j2√2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मिल चुका है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा a1, यहाँ पर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा a-1, यहाँ पर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा a2, यहाँ पर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा a-2। तो यहाँ पर हमने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a1, a-1, a2, a-2 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को हमने साइमल्टेनियसली कंसिडर किया था, जिसके वजह से हमें ये वाला मिला, और दोनों में k की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर ये a1, इसको और इसको हमने साथ में कंसिडर किया था, जिसके वजह से हमें ये मिला, और यहाँ पर k की वैल्यू -1 है और यहाँ पर भी k की वैल्यू -1 है, तो हमें जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट कंसिडर किया है वो है a-1। इसको और इसको हमने साथ में कंसिडर किया था, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी थी 2, तो जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a2। इसको और इसको हमने साथ में कंसिडर किया था, k की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है a-2। तो यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a1, ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट की वैल्यू, यहाँ पर भी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो यहाँ पर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है a1, उसकी जो वैल्यू है 1/2j + 1। यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a-1, उसकी जो वैल्यू है वो है -1/2j + 1। यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a2, उसकी जो वैल्यू है वो है 1/2√2 माइनस 1/j2√2। यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a-2, उसकी जो वैल्यू है वो है 1/2√2 + 1/j2√2। तो कुछ इस तरीके से हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा, और हमें जो सिग्नल होगा वो दिया होगा। तो यहाँ पर हमें सिग्नल दिया हुआ था, बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर हमें सिग्नल दिया हुआ था, और ये जो सिग्नल है इसके हेल्प से हमने क्या ऑब्टेन किया, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट दिया होगा और वो जो सिग्नल है उसके लिए हमें इक्वेशन ऑब्टेन करना होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कंसीडर ए पीरियोडिक सिग्नल, ये एग्जाम्पल अगर देखें, कंसीडर ए पीरियोडिक सिग्नल विद टाइम पीरियड 8 सेकेंड एंड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इज गिवन एज a2, उसकी जो वैल्यू है वो है 2, a-2 इसकी जो वैल्यू है वो है 2, a3 इसकी जो वैल्यू है वो है 8j, a-3 इसकी जो वैल्यू है वो है -8j। तो यहाँ पर हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो जो सिग्नल है x ऑफ t उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है, सिग्नल x ऑफ t उसके लिए हमें रिलेशन बनाना है। तो उसको सिग्नल x ऑफ t के लिए रिलेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे सिंथेसिस इक्वेशन। x ऑफ t सिग्नल के लिए एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंथेसिस इक्वेशन। सिंथेसिस इक्वेशन के हिसाब से x ऑफ t इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू -∞ to +∞ a k इंटू e टू दी पावर j k ओमेगा नॉट t। तो ये होता है हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो सिंथेसिस इक्वेशन है इसमें हमें k की वैल्यू पुट करना है। तो हमें k की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में से। फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में यहाँ पर k की वैल्यू 2 है, यहाँ पर k की वैल्यू 3 है, यहाँ पर k की वैल्यू -2 है, यहाँ पर k की वैल्यू -3 है। तो उसी को यहाँ पर हमें ये सिंथेसिस इक्वेशन में पुट करना है। हमें टाइम पीरियड दिया हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिमिलरली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा, क्योंकि अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता है तो जो हार्मोनिक होगी उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो हमें 8 सेकेंड दिया हुआ है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो हमें क्या मिलेगी, तो जो टाइम पीरियड है वो है 2π/ω0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ω0 इज इक्वल टू 2π/t। टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है, t हमें कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड, तो t की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 8, तो यहाँ पर हमने 8 पुट किया। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमें जो टाइम पीरियड जो मिलेगा वो मिलेगा π/4 रेडियन पर सेकेंड। आई मीन हमें जो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी वो मिलेंगी π/4 रेडियन पर सेकेंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो हमें दिया हुआ है 8 सेकेंड, राइट।
और हमें पता है टाइम पीरियड के लिए रिलेशन t इज इक्वल टू 2π/ω0। इसको हम लोग लिख सकते हैं ω0 इज इक्वल टू 2π/t। t की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 8। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो ω0 की हमें जो वैल्यू मिली, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी है π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंथेसिस इक्वेशन में हम लोग k की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहला k की जगह हम लोग पुट कर देंगे 2, यहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे। तो मिल जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू a2 e⁻j2ω0t प्लस साइन k की जगह -2 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी -2, तो मिल जाएगा a-2 e⁻j2ω0t प्लस साइन k की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 -2 तो हमने पुट किया, 3 पुट करना है, -3 पुट करना है। k की जगह 3 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 3 पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा a3 e⁻j3ω0t प्लस साइन k की जगह -3 पुट करेंगे, यहाँ पर भी -3, तो a-3 e⁻j3ω0t। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें a2 यहाँ पर अपेयर कर रहा है, a2 की जो वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2 इंटू e⁻j2 इंटू ω0 की वैल्यू कितनी दी गई है, ω0 की जो वैल्यू हमें जो दी गई है वो है π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो जो ω0 की जो वैल्यू है π/4 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया इंटू टी, प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया a-2 की वैल्यू कितनी है 2, तो जो a-2 है इसके जगह आ जाएगा 2 इंटू e⁻j2 इंटू ω0 की वैल्यू कितनी है π/4, तो यहाँ पर ये π/4 इंटू टी, प्लस साइन a3 की वैल्यू कितनी है, जो a3 की जो वैल्यू है वो है 8j, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 8j e⁻j3 इंटू ω0 की वैल्यू कितनी है π/4 इंटू टी। फिर उसके बाद ये a-3 की वैल्यू कितनी है -8j, और यहाँ पर ये प्लस साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा -8j e⁻j3 इंटू ω0 की वैल्यू कितनी है π/4, तो यहाँ पर ये π/4 और यहाँ पर हमने एट दी लास्ट कंसिडर किया t। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को कंसिडर करें तो दोनों में से 2 कॉमन आउट हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2 e⁻, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमें क्या मिल जाएगा π/2, तो हमें मिल जाएगा e⁻j π/2 इंटू टी प्लस e⁻j π/2 इंटू टी। फिर उसके बाद ये जो प्लस साइन है, ये वाली जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ से 8j और यहाँ से 8j उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो उसको हमने कॉमन आउट कर लिया। e⁻, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वाला टर्म मिलेगा और यहाँ से हमें ये वाला टर्म मिलेगा, तो e⁻j3 π/4 इंटू टी माइनस e⁻ j3 π/4 इंटू टी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पूरा जो टर्म है इसके साथ हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर ये पूरा जो रिलेशन है इसके साथ हम लोग 2j को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ 2 इंटू 2 e⁻j π/2 इंटू टी प्लस e⁻ j π/2 इंटू टी और डिनोमिनेटर में 2। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्लस 8j, यहाँ पर ये प्लस 8j हमने कंसिडर किया। अभी हमें क्या करना है, इसके साथ भी 2j को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमने प्लस 8j कंसिडर किया ये वाला, और e⁻ j3 π/4 इंटू टी माइनस e⁻ j3 π/4 इंटू टी, डिनोमिनेटर में हमने 2j से तो डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म है उसको हमने 2j से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जो कि यहाँ पर ये 2j हमें इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये 2 इंटू 2 हमें मिल जाएगा 4, और ये पूरा जो टर्म होगा बराबर में होगा cos π/2 इंटू टी, तो cos π/2 इंटू टी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 8j और यहाँ पर ये 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16j², तो j², तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -16, और ये पूरा जो रिलेशन होगा किसके बराबर में होगा, sin 3π/4 इंटू टी। तो यहाँ पर हमने x ऑफ t सिग्नल के लिए इक्वेशन कंस्ट्रक्ट किया। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट दिया होगा और हमें जो सिग्नल है उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना होगा, या फिर हमें सिग्नल के लिए इक्वेशन दिया होगा, हमें कुछ इस तरीके से फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑब्टेन करना होगा, a1 a-1 a2 a-2 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर सीरीज़ के बारे में।